नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दे। अहम जानकारी, कोटद्वार बापा दुकान का विवाद का ये पूरा मामला। ये बड़ी खबर, मुस्लिम दुकानदार को परेशान करने का ये मामला। दक्षिणपंथी संगठनों के लोग युवक को यहाँ पर परेशान कर रहे थे। दुकानदार को अब हस्तक्षेप करने वाले युवकों पर FIR दर्ज हुई है। ये बड़ी खबर, दुकानदार को परेशान करने का मामला। दीपक कुमार, विजय रावत के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दुकान का नाम बदलने के लिए मुस्लिम दुकानदार को परेशान कर रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ा और अब इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिन युवकों ने बुजुर्गों की मदद की, उन्हीं पर केस दर्ज। ये अहम खबर, बड़ी खबर, जहां घटना पर इलाके में बहस और नाराजगी दोनों का माहौल देखने को मिल रहा है। 26 जनवरी से ये विवाद चल रहा है। चलिए रुक करेंगे इसी बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा दे। अहम जानकारी, मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में आया राहुल गांधी। ये बड़ी खबर, मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। दुकानदार दीपक को हीरो बताई है। अहम जानकारी, इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मामला ने वीडियो वायरल होने के बाद तूल पकड़ा था और अब कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी। ये बड़ी खबर कोटद्वार प्रकरण से जुड़ी, जहां मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया। यह अहम जानकारी, जहां दुकानदार दीपक को राहुल गांधी ने हीरो बताया। मामले में राजनीति के तौर पर भी अब ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। कोटद्वार का माहौल खराब करने की कोशिश की गई, पोस्ट में लिखा गया। साथ ही मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में राहुल गांधी नजर आए। बता दें, कोटद्वार प्रकरण का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि मुस्लिम दुकानदार को परेशान किया जा रहा था। हालांकि अब इस पूरे मामले में राजनीतिक मोड़ भी आता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद इस पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठे। हालांकि अब राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में राहुल गांधी नजर आए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। दुकानदार दीपक को पोस्ट के दौरान हीरो भी बताया। इस मामले में अब राजनीतिक मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। कोटद्वार का ये पूरा मामला, इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी यहाँ पर प्रतिक्रिया दी है। कोटद्वार का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी और अब वीडियो सामने आने के बाद मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में राहुल गांधी आए हैं। बता दें, वीडियो सामने आने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और साथ ही दुकानदार दीपक को इस पूरे मामले में जिस तरीके से वो डटे नजर आए, इसके लिहाज से हीरो भी बताया। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने यहाँ पर बयान दिया है और साथ ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात भी कही। मुस्लिम दुकानदार का ये पूरा मामला, जहां पर कुछ दक्षिणपंथी लोग परेशान करते हुए मुस्लिम दुकानदार को नजर आए थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यशराज, क्या पूरा मामला, क्योंकि 26 जनवरी का ये पूरा मामला सामने आया था, इसके बाद वीडियो वायरल हुआ और अब जो है राजनीतिक मोड़ इस पर आता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोटद्वार स्थित पटेल मार्ग स्थित एक कपड़े की दुकान पर एक बवाल हो गया, जहां कपड़े की दुकान का नाम बाबा लिखे जाने पर वहां पर इसका विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि कपड़े की दुकान वहां पर है और जिसके नाम में बाबा नाम लिखा गया है। क्योंकि बाबा नाम जो है कोटद्वार में वो एक हिंदू धर्म, ऐसे भी बाबा नाम जो है वो हिंदू धर्म को प्रदर्शित करता है और साथ ही साथ बाबा नाम का कोटद्वार में काफी महत्व है। बाबा नाम की यदि बात करें तो बाबा नाम जो वहाँ पर सिद्ध बलि मंदिर के नाम को वहाँ पे कहा जाता है, यानी कि बाबा नाम की वहाँ पर काफी ज्यादा महत्ता है, पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार वहाँ पर खासकर कोटद्वार की यदि बात करें तो बाबा नाम वहाँ पर बहुत मायने रखता है, जिसको लेकर के बाबा नाम को लेकर के वहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देहरादून से करीब शनिवार की ही यह बात है, ये लोग शनिवार को कोटद्वार पहुंचे थे और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बाबा नाम लिखे जाने का विरोध किया था। वहीं यदि बात करें तो इससे पहले भी स्थानीय लोगों और बजरंग दल के लोगों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा करीब कुछ दिनों पहले बाबा नाम के दुकान को पर जाकर के वहां के दुकान के मालिक को दुकान के नाम को हटाने की भी बात कही थी, जिसमें दुकानदार के द्वारा यानी दुकान के मालिक ने कहा था कि बिल्कुल इस नाम को स्थानांतरित कर लिया जाएगा, बदल दिया जाएगा।
लेकिन इस नाम को नहीं बदला गया। वहीं दोबारा फिर जाया गया, जो शनिवार को बजरंग दल के कार्यकर्ता और कुछ स्थानीय लोगों ने वहां पर जाकर के कहा कि आप बाबा नाम के दुकान को बदल लीजिए, चूंकि इस दुकान का जो संचालन कर रहा है वो एक मुस्लिम व्यक्ति कर रहा है, तो इसलिए उसे बार बार कहा जा रहा था कि इस दुकान के नाम को बदल देना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से कोई भी नाम दुकानदार के द्वारा नहीं बदला गया। तब जाकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पर इसका विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि बार बार आग्रह करने के बाद भी बाबा नाम को आखिर क्यों नहीं बदला जा रहा है, आप अपना नाम कुछ दूसरा नाम इसको रख लीजिए। वहीं जब यह मामला काफी गर्मा गया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और जिन का वहां पर संचालन करते हैं, जिन्होंने कहा कि उसके बाबा नाम के दुकानदार के पक्ष में वो आए, और यदि बात करें तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह दुकान का नाम नहीं बदला जाएगा, क्योंकि यह दुकान यहाँ पर काफी पुरानी है। वहीं पर जब हंगामा काफी वहां पर होता गया तो पुलिस बीच बचाव में आई और दोनों पक्ष को थाने बुला करके दोनों पक्ष पर तहरीर लिखाया गया। तो इस प्रकार से दुकान के नाम को लेकर के काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। लेकिन वही देखें तो इस पर अब राजनीतिक रंग भी चढ़ने लगी है। राहुल गांधी ने इस दुकान को लेकर एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने ट्वीट में भी इस दुकानदार का नाम भी कहा और कहा कि यह दुकान जो है यह किसी मुस्लिम समुदाय के द्वारा लगाया गया, लेकिन उत्तराखंड में अब हिंदू मुस्लिम काफी ज्यादा होने लग गया है। वहीं पर हरक सिंह रावत भी वहां पर कोटद्वार पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन भी किया। हरक सिंह रावत का भी इस पर बयान आ गया है। वहीं पर यदि बात करें तो बाबा नाम के दुकान को हटाने को लेकर के बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार वहां के दुकानदार, वहां के दुकान के मालिक से संपर्क बनाए हुए थे, लेकिन इस दुकान को नाम नहीं बदला गया था। जी, फिलहाल पुलिस जो है इस पर नजर रखे हुए हैं और इस प्रकार से कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसलिए पुलिस बल को वहां तैनात कर दिया। जी यशराज, अगर इस बीच बात करें दुकानदार दीपक का, क्या इस पूरे मामले में भी कोई बयान सामने आया है? क्या उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी या फिर पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद खुद ही इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ, दीपक जो है वो जिम के संचालक है। उन्होंने भी दुकानदार का पक्ष रखा था और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि दुकान ये काफी पुराने दिनों से यहाँ पर चले आ रही है। हालांकि उनके द्वारा कुछ बयान वैसा अभी तक तो सामने नहीं आया है, लेकिन वो जरूर उस दुकानदार के पक्ष में नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो एक कांग्रेस कार्यकर्ता भी हैं। जी यशराज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कोटद्वार का ये पूरा मामला, जहां पर मुस्लिम दुकानदार पर कुछ दक्षिणपंथी युवकों ने दुकान का नाम बदलने पर जोर देते हुए नजर आए, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद इस पूरे मामले पर पुलिस ने संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की है। चलिए अब आपको सीधा लखनऊ ले चलेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। और देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है, इस पर मैं इस विशेष प्रेस वार्ता के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करूंगा। मैं सबसे पहले इस विजनरी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यात्रा तय की है, उसकी बदौलत जो नीतियां तय हुई, योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं होंगी बल्कि जमीनी धरातल पर उसका इम्पैक्ट होगा। आज उसी का परिणाम है कि 11 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक की आबादी गरीबी रेखा से उबर करके आत्म गौरव के साथ भारत की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। परिणाम है कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में
तेजी के साथ अग्रसर हुई है। यह हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। जब नीति स्पष्ट होती है, नियत साफ होती है, तो उसके परिणाम इसी रूप में सामने आते हैं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत आज दुनिया में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। पिछले 11 वर्ष में हम सब ने इस बारे में देखा है कि प्रधानमंत्री जी का हर भारतवासी के प्रति सदैव यह आग्रह रहा है कि हमें नेशन फर्स्ट के भाव के साथ काम करना चाहिए और उसमें केवल अपने अधिकार की ही हम बात न करें बल्कि अपने कर्तव्यों की भी हम बात करें। याद करें जब 2015 में प्रधानमंत्री जी ने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था, तो उन्होंने देश भर में इस बात की चर्चा के लिए आह्वान किया था कि हम मौलिक अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन अपने मूल कर्तव्यों की चर्चा नहीं करते हैं। विधायिका के साथ साथ अन्य मंचों पर हर नागरिक के कर्तव्य क्या हैं राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, और ये पहला बजट है जो कर्तव्य भवन से बन करके सामने आया है। हर भारतीय को अपने कर्तव्यों का एहसास कराने के लिए भी यह बजट आग्रह कर रहा है, जिसमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध और भविष्य की जिम्मेदारी भी इस बजट में हम सबके सामने दिखाई देती है। युवा शक्ति संचालित, गरीब वंचित केंद्रित विकास और समान रूप से पूरे देश के अंदर एक समावेशी विकास को ध्यान में रख करके वर्ष 2026-27 का यह बजट कल वित्त मंत्री जी ने देश के संसद में प्रस्तुत किया है। बजट में जो चीज हमें देखने को मिली है कि रिफॉर्म, ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन यह बहुत स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिला है। यानी तीनों एक सूत्र में पिरो करके हम आज एक मजबूत भारत के निर्माण की दिशा में आने वाली पीढ़ी को जोड़ करके आगे बढ़ सकें, इसके लिए यह बजट एक सुदृढ़ नींव के रूप में काम करेगा। चलिए रुक करेंगे इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा दे। अहम जानकारी, बड़ी जानकारी है। 16 फरवरी को कांग्रेस की महारैली है। कांग्रेस ने लोक भवन के घेराव का ऐलान किया। यह अहम जानकारी, कांग्रेस की महारैली फरवरी में 6 फरवरी को होने जा रही है। राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल रहने वाला है। लोक भवन घेराव की कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने इसकी जानकारी दी है। बड़ी खबर, देहरादून में कांग्रेस की महारैली होने जा रही है। सभी से कूच को सफल बनाने की अपील की गई। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर सभी को कूच को सफल बनाने की अपील की गई। 16 फरवरी को महारैली का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस ने यहां पर घेराव का ऐलान किया। राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोलती हुई नजर आएगी। लोक भवन घेराव की कांग्रेस ने ये पूरी रणनीति बनाई है। 16 फरवरी को कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम राज्यपाल आवास कूच करने का काम करेंगे, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो हमारे आंशुवानिक संगठन है उनकी बैठक थी, गढ़वाल मंडल के जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक थी। इसमें हमने अपने साथियों से आग्रह किया है कि 16 तारीख को जो राज्यपाल आवास घेराव है उसमें अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथी आमजन, कांग्रेस के लोग भागीदारी निभाने का काम करें। सर, एक
चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय बजट में उत्तराखंड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से जुड़े कई अहम प्रावधान किए गए हैं। बजट में सड़क और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को गति देने, चारधाम यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर फोकस रखा गया। इन सभी के अलावा रोजगार सृजन और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने से जुड़ी योजनाओं को भी लाभ और राज्य के मिलने की बात की जा रही है। वहीं बजट के ऐलान के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने बजट को राज्य के विकास के लिए सकारात्मक और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट कहा, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे आम आदमी, युवाओं और राज्य की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं कहा। निराशाजनक इस बजट को करार दिया है। निश्चित ही देखिए, मैंने कहा ना, जैसे उच्च फसलों की बात कही, आज सबसे ज्यादा एमएसपी किसी फसल का है तो मड़वे का है, हमें इसका लाभ मिलने वाला है। और जो टूरिज्म सेक्टर में जो चिंता की गई है उसका लाभ हमारे उत्तराखंड को मिलने वाला है। और कई चीजों का बजट में उल्लेख नहीं है, लेकिन उनकी सैद्धांतिक सहमति मिली हुई है। जैसे बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन है, उसकी सैद्धांतिक सहमति हुई, तो शीघ्र ही उसमें हमको बजट मिलेगा। और एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, जिसमें अभी हाल ही में हमें पुरस्कार मिला है, तो क्या आज हमारे प्रमुख स्थानों को हेली सेवा से जोड़ा गया है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर हवाई पट्टी नहीं बन सकती, तो निश्चित ही इनके लिए सही बजट मिलेगा, ऐसी मुझे। ये आम आदमी को निराश करने वाला बजट है। ये केवल बड़ी बड़ी कंपनियों का बजट है। और दूसरा यदि कुछ है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि जो हमारे रोजगार छीनने का काम करेगी, ये उन चीज़ों के लिए सोचने वाला बजट है। इससे ग्रामीण भारत गायब है, किसान गायब है, मजदूर के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, दलितों और पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। यह बिल्कुल मैं सोचता हूँ ये प्रदेश की जनता के साथ धोखा है, देश की जनता के साथ धोखा है। और जिस तरह का आज ये बजट इन्होंने रखा है, अगर आप उसको देखेंगे तो मैं उदाहरण उत्तराखंड का ही दे रहा हूँ कि उत्तराखंड में पहले क्या था कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 100% केंद्र पोषित योजना थी, आज 90% हो गई। आपदा प्रबंधन, पहले मैं आपदा प्रबंधन मंत्री रहा हूँ, पहले 100% केंद्र पोषित थी। अगर 1000 करोड़ है तो 1000 करोड़ केंद्र से आता था, आज 90% केंद्र पोषित हो गया, 10% प्रदेश सरकार को लगाना है। प्रदेश सरकार के पास 10% लगाने के लिए होता नहीं है। आयुष्मान है, भारत सरकार की योजना है, इन्होंने 100% लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए 100% आयुष्मान योजना कर दी उत्तराखंड में। बजट आज भारत सरकार ने संसद में रखा है, उस बजट ने राज्य को भी और मैं कह सकता हूँ देश को भी जो है निराश करने का काम किया है। उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि बड़ी उम्मीदें थी उत्तराखंड के लोगों की। बजट में ग्रीन बोनस की बात होगी, बजट में जो रेलवे प्रोजेक्ट हमारे हैं उन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की बात होगी, और केंद्र सरकार से कोई पैकेज हमको मिलेगा, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए। स्टोरेज में फसल रखते थे, लोगों के पास पैसा नहीं होता था, किराया नहीं होता था, फसल खराब होती थी। इस समय गवर्नमेंट खुद किराया दे रही है और लोगों को किसान निधि भी दी जा रही है, हर महीने का बजट दे रही है और किसान बहुत खुशहाल है। स्केलिंग के लिए और नए भारत के लिए जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, विदेशी फंडिंग जो पहले युवाओं के लिए रहती थी, उसकी आत्मनिर्भरता को खत्म करते हुए स्वदेशी निर्भरता पे जोर लगाते हुए माननीय मोदी जी का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा। मोदी सरकार ने साबित कर दिया है कि युवाओं की रंग रंग से वाकिफ इस बजट में स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे को बढ़ाना और फ्यूचर टेक्नोलॉजी फंड की शुरुआत करना गेम चेंजर है। हमें फंडिंग के लिए सिर्फ विदेशी निवेशकों पर निर्भर नहीं रहना होगा। सीलिंग्स प्रोग्राम के जरिए जो वर्कफोर्स तैयार होगी उससे मेक इन इंडिया को नई ऊंचाई मिलेगी। बजट उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व मंत्रियों और नेताओं की कार्यशैली और लोकप्रियता को परखने की योजना बना रहा है।
2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस कवायद को अहम माना जा रहा है। इस पर भाजपा विधायक खजान दास ने कहा कि जन जन की सरकार अभियान के जरिए यह आकलन किया जा रहा है कि कौन नेता अपने क्षेत्र में कितना सक्रिय है और सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की कार्यशैली की समीक्षा शीर्ष नेतृत्व का दायित्व है और सभी नेता इसके निर्देशों का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई है कि कार्य को देखना ही चाहिए और हमारा शीर्ष नेतृत्व का दायित्व भी बनता है कि समय समय पर इस तरह की समीक्षा करें। विधायक अपने क्षेत्र में कितने दिन रहते हैं, कितना काम करते हैं, जनता तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, और जिस तरह से जन जन की सरकार जन जन के द्वार का कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, इसमें क्या भूमिका माननीय विधायकों की है, क्या भूमिका माननीय मंत्रीगणों की है, इसकी सारी समीक्षा हमारी पार्टी करने जा रही है और शीर्ष नेतृत्व ने जो आदेश किया उसका परिपालन हो रहा है। वहीं रुड़की में घने कोहरे ने दो परिवारों की खुशियां छीन ली। बंगलौर कोतवाली क्षेत्र के ताशेपुर पिकेट के पास नहर पटरी मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने बिना नंबर की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार जूजा सालिक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में यूपी पुलिस में होमगार्ड लाला सिंह और उनके साले अमरीश शामिल है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार वाहन की तलाश शुरू कर दी है। हरिद्वार के थाना बहादुराबाद क्षेत्र में नशा मुक्त देवभूमि मिशन के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बहादुरपुर सैनिक गांव में छापेमारी कर कच्चे शराब की तस्करी करते अमित और फतीता को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से 5 लीटर अवैध कच्चे शराब बरामद हुई है। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के बाद आरोपी के खिलाफ वैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के बनासी गांव में संत रविदास जयंती के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा मामूली कहासुनी के बाद खूनी संघर्ष में बदल गई। दो पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालातों को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात कर दिया गया है। वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। शांति बनाए रखने की भी अपील की जा रही है। आज थाना भगवानपुर क्षेत्र के बिनासी गांव में संत रविदास जयंती के उपरांत एक झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसमें एक ही पक्ष के 2 गुटों में आपस में झगड़ा हुआ था, जो मारपीट के बाद हत्या तक पहुंच गया था, जिसमें गोलीबारी की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस के द्वारा जब मौके पर पहुंच के देखा गया, एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो अन्य घायल व्यक्तियों को पुलिस ने प्राथमिक उपचार के लिए निकटवर्ती हॉस्पिटल में भेजा था। दूसरे पक्ष की ओर से भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसका नाम मंगेराम है, और दोनों ही पक्षों के जो अन्य व्यक्ति हैं वो भी घर पर मौजूद नहीं थे। लॉ एंड ऑर्डर की इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों ही पक्षों से तहरीर लेकर पुलिस आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इसमें जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसमें जो भी लोग इस पूरे प्रकरण में सम्मिलित हैं उनको पुलिस के द्वारा जल्दी ही कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।